एक छोटे से गांव में शारदा नाम की एक मेहनती और संस्कारी औरत रहती थी। भगवान ने उसे 2 बेटे दिए थे, लेकिन किस्मत ने उसे कभी सुख चैन से जीने का मौका नहीं दिया। बड़ा बेटा अशोक गांव के जमींदार के खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। अशोक की पत्नी दामिनी भी पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए थी। सास की सेवा हो या घर का काम, वो कभी शिकायत नहीं करती थी। सुबह की पहली किरण के साथ पूरा गांव अपने अपने काम में लग चुका था। शारदा चारपाई पर चुपचाप बैठी थी। उसकी नजर बार बार घर के दरवाजे पर चली जाती, मानो उसे अपने छोटे बेटे संजय के लौटने का इंतजार। तभी अशोक और उसकी पत्नी दामिनी शारदा के पास आ जाते हैं। माँ जी, सुबह से आपको इतना उदास क्यों देख रहे हैं? क्या बात है? क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतनी परेशान क्यों हैं? हे राम, बहुत दिन हो गए मेरे संजू को शहर गए। न उसने एक बार फोन किया, न घर आने की सुध ली। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखिए। देवर जी जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है संजू बहुत जल्द घर आएगा। अशोक के ये शब्द जैसे ही पूरे हुए, तभी घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और अगले ही पल दरवाजे पर जो खड़ा था उसे देखकर पूरे परिवार की आंखें हैरानी से फैल गईं। माँ, भैया, भाभी, सबसे पहले आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं आपको अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूँ। ये रीवा है, मेरी पत्नी। हमने मंदिर में शादी कर ली है। संजू को बिना बताए शादी करके घर लौटता देख शारदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हे राम, अरे नालायक, तूने अपनी माँ को बिना बताए शादी कर ली और अब बहू को लेकर ऐसे मुंह उठाकर घर चला आया। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी माँ पर क्या बीतेगी। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरा आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। हालात ही ऐसे बन गए कि मुझे बिना बताए शादी करनी पड़ी। ऐसे कौन से हालात थे? संजू अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। उसकी आंखों के सामने शहर की वो पहली मुलाकात ताजा हो जाती है, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुनिए, जल्दी से ये सारा सामान पैक कर दीजिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जी मैडम, अभी पैक कर देता हूँ। सामान पैक करते करते संजू की नजर बार बार वीवा पर जा रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर वो कुछ पल के लिए खो सा गया। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अपना काम करो। सॉरी मैडम, वो अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ? क्या कहा? अपनी औकात देखी है तुमने? एक मामूली नौकरी करने वाले होकर मुझसे नंबर मांग रहे हो। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। इतना कहकर रीवा गुस्से में वहां से चली गई। संजू बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। हमेशा की तरह दुकान जाने के लिए घर से निकला। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज किस्मत एक बार फिर उसकी मुलाकात रीवा से करवाने वाली है। संजू सड़क पर चल रहा होता है, तभी एक चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकती है। रीवा कार से उतरती है। संजू, मुझे माफ कर दो। कल मैंने गुस्से में तुमसे बहुत बुरा व्यवहार किया था। कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। चलो, सारी बातें भूल जाते हैं। सामने चाय की दुकान है, मेरे साथ एक कप चाय पियोगे? जी, क्यों नहीं, चलिए। चाय की चुस्कियों के साथ दोनों की बातचीत शुरू हुई। यही मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अगले दिन दोनों फिर एक चाय की दुकान पर मिले। चाय पीते पीते उनकी बातचीत शुरू हो गई। संजू, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी, कहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? लेकिन रीवा, तुम एक अमीर घर की बेटी हो और मैं एक साधारण लड़का। मुझे दौलत नहीं, एक अच्छा इंसान चाहिए। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रीवा संजू को अपने पिता से मिलवाती है। संजू की सादगी और ईमानदारी देखकर रीवा के पिता उससे एक जरूरी बात कहते हैं।
बेटा संजू, अगर तुम सच में रीवा से शादी करना चाहते हो तो मेरी 2 शर्तें हैं। जी अंकल, कहिए। पहली शर्त, तुम दोनों की शादी आज ही होगी। मुझे अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने देखनी है। और दूसरी शर्त, अगर मेरी बेटी को तुम्हारे घर में कभी कोई तकलीफ हुई या उसे सम्मान नहीं मिला तो तुम्हें अपनी पत्नी के साथ इसी घर में आकर रहना होगा। संजू कुछ पल सोचता है। अंकल, आपकी दोनों शर्तें मुझे मंजूर हैं। मैं रीवा को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। रीवा के पिता की इच्छा और परिस्थितियों को देखते हुए संजू ने उनकी दोनों शर्तें मान ली। उसी दिन दोनों ने मंदिर में सादगी से शादी कर ली। संजू की पूरी बात सुनकर शारदा कुछ देर के लिए चुप हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि बेटे ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में की थी। हे राम, अगर बात ऐसी थी तो मैं क्या कहूँ, लेकिन बहू, इस घर में रहना है तो इस घर के नियम भी मानने होंगे। आज से तुम भी इस घर की बहू हो, इसलिए घर के कामों में सबका हाथ बटाना होगा। मैं और घर का काम, ये मुझसे कभी नहीं होगा। मन मार कर रीवा घर के अंदर आ तो गई, लेकिन उसे गांव का साधारण जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। अगली सुबह दामिनी हमेशा की तरह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लग गई। हे राम दामिनी, अभी तक छोटी बहू नहीं उठी? नहीं माँ जी, अभी तक नहीं। हे राम, रीवा, ओ रीवा, कब तक सोती रहेगी? जल्दी बाहर आ। रीवा नींद भरी आंखों से बाहर आती है। क्या बात है माँ जी? जा, बाल्टी में पानी भर और पूरे घर में पोछा लगा। मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। मैंने आज तक कभी ये काम नहीं किया। इस घर में सब काम करते हैं। अगर इस घर की बहू बनकर रहना है तो घर का काम भी करना होगा। सास के सख्त तेवर देखकर रीवा चाहकर भी कुछ न कह सकी। उसने मन मारकर पोछा उठाया और घर की सफाई करने लगी। दिन बीतने लगे। हर सुबह दामिनी पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाती और फिर सब लोग साथ बैठकर खाना खाते। शारदा धीरे धीरे रीवा से भी घर के छोटे बड़े काम करवाने लगी। एक दिन रीवा रसोई में रोटियां बना रही थी। तभी घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। रीवा के पिता अपनी बेटी से मिलने आए थे। नमस्ते शारदा जी, रीवा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो बहू अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। सच सच बताइए, वो कहाँ है? वो रसोई में खाना बना रही है। ये सुनते ही रीवा के पिता तेज कदमों से सीधे रसोई में पहुंच गए। रीवा, तुम इतनी गर्मी में रोटियां बना रही हो? पापा, माँ जी ने खाना बनाने को कहा था, इसलिए बना रही हूँ। अपनी इकलौती बेटी को रसोई में काम करते देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। समधी जी, हमने रीवा से कोई गलत काम नहीं करवाया। इस घर की हर बहू घर का काम करती। मेरी बेटी बाकी बहुओं जैसी नहीं है। उसे ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। संजू, शादी से पहले मैंने तुमसे साफ कहा था, अगर मेरी बेटी को यहां जरा भी तकलीफ हुई तो तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। अब अपनी बात निभाने का समय आ गया है। पिताजी, माँ ने कुछ गलत नहीं किया। रीवा इस घर की बहू है, इसलिए। बस, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अभी अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। समधी जी, मेरा बेटा मुझसे मत छीनिए। अगर संजू मेरे साथ नहीं आया तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा कि मेरी बेटी पर अत्याचार हो रहा है। पुलिस का नाम सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। मजबूर होकर संजू ने अपना सामान उठाया और भारी मन से अपने परिवार को छोड़कर रीवा के साथ उसके मायके चला गया। संजू के घर छोड़कर जाने के बाद शारदा पूरी तरह टूट गई। बेटे की याद में वो दिन रात रोती रहती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ जी, आंखें खोलिए। अशोक जी, जल्दी आइए। माँ, आपको क्या हो गया? दामिनी, देर मत करो।
अभी अस्पताल चलते हैं। इनकी हालत काफी नाजुक है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन इसके लिए 80,000 रुपए जमा कराने होंगे। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप बस मेरी माँ का इलाज शुरू कर दीजिए। मैं चाहे अपनी जान लगा दूं, लेकिन पैसे का इंतजाम करूंगा। अशोक पूरे गांव में मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार वो मजबूरी में गांव के सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। अशोक, पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन ब्याज का एक दिन भी ऊपर हुआ तो याद रखना, मैं किसी पर रहम नहीं करता। सेठ जी, मेरी माँ की जान बच जाए, इसके लिए मैं आपकी हर शर्त मंजूर करता हूँ। अशोक सेठ से कर्ज लेकर अस्पताल पहुंचा। समय पर इलाज मिलने से शारदा की जान बच गई। कुछ दिनों बाद शारदा पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से घर लौट आई, लेकिन जैसे ही पूरा परिवार घर के दरवाजे पर पहुंचा, वहां पहले से ही सेठ अपने आदमियों के साथ खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। आ गए अस्पताल से? अच्छा हुआ, अब मेरी बारी है। सेठ जी, अभी माँ अस्पताल से लौटी हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे तुम्हारे वादों पर भरोसा नहीं है। अरे निकालो इन सबको घर से। हे राम, हमारी सारी उम्र की कमाई आज हमसे छिन गई। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये मेरी समस्या नहीं है, अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। मजबूर होकर शारदा, अशोक और दामिनी अपना थोड़ा सा सामान उठाकर गांव छोड़ देते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस दर्द। कई घंटों तक चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए। थकान से सभी के कदम जवाब देने लगे थे। तभी उन्हें एक शांत नदी दिखाई दी। माँ आइए, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं। तीनों नदी किनारे बैठ गए। तभी अचानक दामिनी की नजर नदी में किनारे से बंधी एक पुरानी नाव पर पड़ी। आए, उधर देखिए, नदी में नाव खड़ी है। तीनों की नजर उस नाव पर टिक गई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही नाव उनकी किस्मत बदलने वाली थी। जिज्ञासा में अशोक धीरे धीरे उस नाव के पास गया। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। माँ, लगता है इस नाव में कोई नहीं है। चलिए अंदर देख कर आते हैं। अरे, ये नाव है या छोटा सा घर? नाव के अंदर एक छोटा सा रसोई घर बना हुआ था। एक तरफ साफ सुथरा बिस्तर था और जरूरत का सारा सामान करीने से रखा हुआ था। हे राम, इतनी सुंदर और सजी हुई नाव, लेकिन इसका मालिक कहाँ गया? पता नहीं माँ, लेकिन लगता है फिलहाल यहाँ कोई नहीं रहता। कोई और सहारा न होने की वजह से शारदा, अशोक और दामिनी ने उसी नाव को अपना नया घर बना लिया। उस रात तीनों ने वहीं आराम किया। अगली सुबह अशोक काम की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर फलों से लदे एक बड़े पेड़ पर पड़ी। अरे वाह, इतने सारे फल! अगर जंगल में इतने फल हैं, तो हम इन्हें बाजार में बेचकर पैसे क्यों ना कमाएं? इससे हमारा गुजारा भी हो जाएगा। हे राम, बहू, तूने तो बहुत अच्छी बात कही।